झूठी बेटी का बेनकाब चेहरा। रात के 3 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आदित्य और कोमल अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटा जाने लगा। उस जोरदार आवाज़ से कोमल हड़बड़ाकर जाग गई। तभी बाहर से उसकी सास पुष्पा जी की घबराई हुई आवाज़ आई। अरे बेटा आदित्य, जल्दी दरवाज़ा खोल। पुष्पा जी की आवाज़ में डर और घबराहट सुनकर कोमल भी डर गई। आदित्य ने तुरंत उठकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आदित्य की माँ पुष्पा जी रोते हुए बोली, अरे बेटा, अभी तेरी बहन आरती का फ़ोन आया था। वह अपने घर के बाहर खड़ी है और कह रही है कि मुझे यहाँ से ले आओ। वह फ़ोन पर बहुत रो रही थी। मुझे लगता है दामाद जी और उसके बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। तू तुरंत जाकर उसे घर ले आ। इतनी रात को वह अकेली सड़क पर खड़ी है। यह सुनकर कोमल ने तुरंत अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या हुआ है? यह तो पूछ लेते। शायद फ़ोन पर बात करने से ही मामला सुलझ जाता। यह सुनते ही आदित्य गुस्से में कोमल पर भड़क उठा और बोला, पागल हो गई हो क्या कोमल? रात के 3 बज रहे हैं और वह बेचारी मुसीबत में बाहर खड़ी है। सारी पूछताछ यहाँ आने के बाद करेंगे। पहले मैं उसे लेकर आता हूँ। पुष्पा जी भी रोते हुए बोली, हाँ बेटा, तू पहले उसे लेकर आ। मेरा तो जी घबरा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आदित्य ने तुरंत कपड़े बदले और गाड़ी ने लेकर निकल पड़ा। 15 मिनट में वह अपनी बहन आरती के ससुराल पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, आरती सूटकेस लिए बाहर खड़ी थी। उसे देखते ही वह दौड़कर आदित्य के पास आई और रोते हुए बोली, भैया, जल्दी यह सूटकेस गाड़ी में रखो और यहाँ से चलो। आदित्य ने गाड़ी से उतरकर हैरानी से पूछा, अरे, पर हुआ क्या है आरती? तू इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी है? क्या उन लोगों ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया है? क्या संदीप ने तुझ पर हाथ उठाया है? रुक, मैं अंदर जाकर उनसे बात करता हूँ। आरती ने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, भैया, उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे लोग बहुत गिरे हुए हैं। पता नहीं हाथापाई में तुझे चोट लग जाए। अब बात करके कोई फ़ायदा नहीं। जो भी करना है घर जाकर करेंगे। तेरे होते हुए तेरी बहन को इन लोगों ने इतना दुख दिया है कि आज मैं बेघर हो गई हूँ। अपनी बहन की आंखों में आंसू देख आदित्य का दिल भर आया। उसने चुपचाप सूटकेस गाड़ी में रखा और उसे लेकर घर आ गया। घर पर पुष्पा जी बेहाल होकर आरती का इंतज़ार कर रही थी। कोमल भी बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रही थी। जैसे ही आदित्य की गाड़ी रुकी, कोमल तुरंत बाहर गई और पूछा, आरती दीदी, क्या हुआ आज? आरती ने कोमल को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीधे अपनी माँ के पास जाकर उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। पुष्पा जी ने उसे सहारा दिया और कोमल को पानी लाने को कहा। कोमल तुरंत पानी लेकर आई। तभी आदित्य भी गाड़ी पार्क करके अंदर आ गया। पुष्पा जी ने आरती से पूछा, बेटी, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तुझे इतनी रात को घर छोड़ना पड़ा? क्या उन्होंने तुझे निकाल दिया? कहीं तेरी कोई गलती नहीं थी? माँ की बात सुनकर आरती और ज़ोर से रोने लगी। माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। आज संदीप ने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे आधी रात को नींद से जगाकर पानी लाने को कहा। मैंने कहा कि मैं सो रही हूँ, आप खुद उठकर ले लीजिए। बस इसी बात पर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और कामचोर कहा। माँ, मैं दिन भर उसकी और उसकी माँ की सेवा करती हूँ। वे दोनों तो बिस्तर से हिलते तक नहीं, सारा काम मुझसे कराते हैं और फिर भी मुझे कामचोर बोलकर रात को 3 बजे घर से निकाल दिया। आरती की बात सुनकर आदित्य का खून खोल उठा। मैं अभी संदीप से बात करता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? आदित्य अपना फ़ोन खोजने लगा, पर उसे याद आया कि फ़ोन वह कमरे में ही भूल गया है। उसने कोमल से कहा, कोमल, कमरे से मेरा फ़ोन लेकर आ। कोमल फ़ोन लेकर आई, लेकिन जैसे ही आदित्य फ़ोन करने लगा, आरती ने
फिर उसका हाथ रोक लिया। भैया, अब उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक वे यहाँ आकर माफ़ी नहीं मांगती, कोई उनसे बात नहीं करेगा। मैं कुछ दिन यही रहूँगी, तब उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। पुष्पा जी ने भी आरती का साथ दिया। हाँ, तू सही कह रही है, तू आराम से यहाँ रहे। मैं भी देखती हूँ कि अब कौन तुझे हाथ लगाता है। उन्होंने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगी। आदित्य, उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य बोला, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर मुझे तो संदीप की खबर लेनी थी। आरती ने फिर टोक दिया। भैया, ज़रूरत नहीं है, उन्हें सबक कैसे सिखाना है मुझे पता है। पुष्पा जी आरती को लेकर अपने कमरे में चली गई। कोमल और आदित्य भी अपने कमरे में आए। कोमल ने आदित्य से कहा, आपको नहीं लगता कि कुछ तो अजीब है? आरती दीदी किसी को फ़ोन क्यों नहीं करने दे रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं उन्हें जानती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी कोई गलती न हो। यह सुनकर आदित्य फिर कोमल पर भड़क गया। कोमल, मेरी बहन रात को 3 बजे रोती हुई घर आई है और तुम उसकी ही गलती निकाल रही हो। क्या वह पागल है जो अपनी गृहस्थी और नींद खराब करके यहाँ आएगी? तुम्हें थोड़ी भी अक्ल है या सिर्फ मेरी बहन से जलन की ही करती रहोगी? आदित्य के गुस्से को देखकर कोमल चुप हो गई। उसे लगा कि आरती की वजह से उनके बीच झगड़ा न हो। अगली सुबह 7 बजे जब कोमल उठी तो पुष्पा जी रसोई में थी। चाय पीते हुए पुष्पा जी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा, लेकिन अब मैं उन लोगों को चैन से नहीं जीने दूंगी। अगर तलाक की नौबत आई तो तलाक ही सही, मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी। कोमल हैरान थी कि माँ जी इतनी आसानी से तलाक की बात कर रही हैं। उसने कहा, माँ जी, एक बार संदीप जी से बात तो कर लीजिए, शायद बात इतनी बड़ी न हो। पुष्पा जी फिर चिल्लाई, तुझे क्या लगता है मेरी बेटी झूठी है? रात को 3 बजे मेरी बेटी की गलती कैसे हो सकती है? तू बस अपनी जुबान बंद रख। कोमल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 11 बजे तक आरती सोकर उठी। कोमल ने उसे देखकर मन में सोचा, इतनी निश्चिंत होकर कोई कैसे सो सकता है? जिसका घर टूटने की कगार पर हो, उसे तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। कोमल ने आरती से पूछा, दीदी, नींद तो पूरी हो गई होगी आपकी? आरती ने चिढ़कर जवाब दिया, भाभी, आपकी ज़िंदगी में कोई चिंता नहीं है। आपको तो अच्छे पति और ससुराल मिले हैं, आपकी नींद तो पूरी होगी हो ही। अगले कुछ दिनों तक आरती घर में ऐसे रहने लगी जैसे उसका कभी विवाह ही न हुआ हो। वो बात बात पर कोमल को ताने मारती और घर के सारे काम कोमल से ही करवाती। एक दिन कोमल की तबीयत खराब हो गई। वह डॉक्टर के पास गई। वहाँ उसे काफ़ी देर हो गई। घर पर आरती ने फिर माँ के कान भरे, देखो माँ, भाभी को बाहर जाने की छूट क्या मिली? वह तो घूम रही है। 3 घंटे हो गए और अभी तक नहीं आई। पुष्पा जी ने कोमल को फ़ोन किया और गुस्से में कहा, तुम डॉक्टर के पास गई हो या पिकनिक पर? यहाँ मेरी बेटी भूखी बैठी है और तुम मज़े कर रही हो। कोमल को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, माँ जी, आपकी बेटी भूखी है तो खुद क्यों नहीं बना लेती? वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। मैं घर आकर बताती हूँ कि मैं कहाँ थी। आधे घंटे बाद कोमल घर पहुँची। पुष्पा जी उसे देखते ही चिल्लाई, आ गई तुम? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आरती ने तभी तंज कसा, हाँ माँ, भाभी को घर की कोई फिक्र ही नहीं है। तभी कोमल ने अपनी ननद आरती के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह देखकर पुष्पा जी सन्न रह गई। यह क्या बदतमीजी है कोमल? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? कोमल ने गुस्से में कहा, माँ जी, अभी यहाँ आदित्य और संदीप जी भी आ रहे हैं, तब आपको सच पता चलेगा। तभी आदित्य अंदर आया और उसके साथ संदीप भी था। आरती और पुष्पा जी संदीप को देखकर डर गई। आरती बोली, अब आए हो? इतने दिनों तक मेरी कोई खबर नहीं ली? संदीप ने गुस्से में कहा, क्योंकि तू इस लायक ही नहीं है। कोमल ने सच बताना शुरू किया। माँ जी, अब मैं बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। उस रात
संदीप जी की माँ यानी कि आरती की सास की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें बेचैनी हो रही थी। संदीप जी ने आरती से कहा कि माँ जी को संभालो और पानी पिलाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। लेकिन आपकी लाडली बेटी ने क्या कहा पता है? इसने कहा, यह माँ जी ने दिन में चैन लेने देती है न रात को। तुम खुद ही देखो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे सोना है। संदीप ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ जी को हार्ट अटैक आया था, मैं उन्हें तड़पती हालत में अस्पताल ले जा रहा था और यह अपनी नींद के लिए मुझसे लड़ रही थी। तब मैंने गुस्से में 2 थप्पड़ मारे थे और इसने अपनी गलती छुपाने के लिए आपको फ़ोन किया और झूठ बोला। कोमल ने आगे कहा, माँ जी, अगर इस रात आदित्य के जाने के बाद मैंने आपको सहारा नहीं दिया होता तो आपको कैसा लगता? क्या संदीप जी की माँ कोई की कीमत नहीं है? आज मैं डॉक्टर के पास नहीं, उसी अस्पताल में थी जहाँ संदीप जी की माँ भर्ती है। वहाँ संदीप जी ने मुझे सब बताया। पुष्पा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपनी बेटी की संस्कारों पर शर्म आने लगी। उन्होंने अपनी ही बेटी आरती को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मुझे शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। कोमल सही कह रही थी, मैं ही अंधी बनी हुई थी। अभी अपना सामान उठा और संदीप के साथ जा। आज के बाद अगर तेरी कोई शिकायत आई तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जा और अपनी सास की सेवा कर। आरती का सारा झूठ पकड़ा गया था। वो चुपचाप रोते हुए संदीप के साथ वापस चली गई। कोमल ने अपनी गरिमा बनाए रखी, हालांकि उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था, लेकिन सच की जीत हुई थी। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।